टेली ने अपनी मदर का फ्रस्ट्रेशन समझने की कोशिश की और जेंटली उन्हें कॉल आउट किया, कहकर कि यंग एक अच्छा इंसान है। पर उसकी मॉम ने ही आर्ग्यू किया, अच्छा इंसान है तो क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने फर्दर कहा कि लोग बदल सकते हैं और हमेशा अपीयरेंसेस पर डिपेंड नहीं किया जाता। अगर यंग इतनी पोजीशन में है तो उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करना आना चाहिए। टेली ने डीप ब्रेथ ली और सॉफ्टली पूछा, मॉम आप इतनी अपसेट क्यों हैं। उसने हल्का सा अपना हाथ उनकी मॉम के हाथ पर रखा और उनके कंधे पर रब किया, उन्हें काम करते हुए। उसकी मॉम ने पॉज किया, लिप्स टाइट किए और फाइनली एक्सप्लेन किया कि उन्हें तासई के वेडिंग अरेंजमेंट्स हैंडल करने को बोला गया है। उनका फ्रस्ट्रेशन वैलिड था और वो सोच रही थी कि वो इतना सब कैसे मैनेज करेंगी। जब टैली ने उन्हें दोबारा बुलाया तब उनकी मॉम को रियलाइज़ हुआ कि वो अपने सेक्रेटरी के सामने ज़्यादा बोल गई हैं। उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन मिंग योंग उनका डिस्कम्फर्ट नोटिस करते हुए उन्हें अश्योर करती है, इट्स ओके, सब ठीक है। और यहीं से वीडियो की शुरुआत होती है। उसने मिनयोंग से सीधा पूछा कि क्या वो उन लोगों में से है। मिनयोंग ने अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए एक्सप्लेन किया कि एविडेंस उनके प्रोजेक्शंस को सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज होने के बावजूद इम्प्रूव्ड कस्टमर लॉयल्टी की वजह से रीपर्चेज रेट 150% बढ़ गया था। इसके अलावा प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में ईएसजी और ब्रांड रेपुटेशन इंडिसेस 120% बढ़ गए थे, जिसका कंपनी के स्टॉक प्राइस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। पीआर डिपार्टमेंट रीमॉडलिंग की कंप्लीशन डेट के हिसाब से कई कैंपेन्स और प्रेस रिलीजेस प्रिपेयर कर रहा था। वो लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाई के लिए पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन का फायदा उठाने के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन भी प्लान कर रहे थे, जिससे मुसान की ओवरऑल ब्रांड इमेज और इम्प्रूव होगी। मिनयोंग ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि कंपनी अपने गोल्स मीट करेगी और चेयरमैन को अश्योर किया कि वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। चेयरमैन रुका, फिर नॉड किया और एडमिट किया कि अगर वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता तो उसे यहाँ बुलाता ही नहीं। ये एक कॉम्प्लीमेंट था और मिनयोंग ने उसे थैंक यू कहा। हालांकि फिर उसने रिवील किया कि उसने उसे एक अलग रीजन के लिए बुलाया था, जो सुनकर वो काफ़ी सरप्राइज हो गई। चेयरमैन ने मिनयोंग से पूछा कि क्या उसे पता है कि फैशन कैसी कंपनी है, और उसने हाँ में जवाब दिया। चेयरमैन ने कहा कि क्योंकि वो ये समझती है तो उसे ये भी पता होगा कि टेक्सटाइल बिजनेस टीके की पेरेंट कंपनी थी। मिनयोंग ने कहा वो अवेयर थी। फिर चेयरमैन ने रिवील किया कि फैशन डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन अभी खाली है। उसने पूछा कि ऐसे में चीज़ें स्मूथली कैसे चल सकती हैं। इसलिए वो प्लान कर रहा था कि ताई को फैशन का इंचार्ज बना दे, बस ताकि उसे पता रहे। ये सुनकर मिनयोंग बहुत सरप्राइज हुई। डॉक्यूमेंट रिव्यू करते वक्त मिनयोंग फैशन डायरेक्टर की पोजीशन के बारे में सोचने लगी। ये कुछ ऐसा था जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चेयरमैन को क्लियरली फैशन डिवीजन से स्पेशल अफेक्शन था। उन्होंने बिजनेस की शुरुआत सूट फैब्रिक्स खरीदने और बेचने से की थी, सब कॉन्ट्रैक्ट डील्स पाने के लिए भाग दौड़ करके। टीके फैशन और अपैरल जो कभी मैसिव था, ग्रुप स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज होने पर दूसरे डिविजन्स में स्प्लिट हो गया था। रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लो प्रोमिनेंट प्योर फैशन डिवीजन को गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद बेच देना चाहिए। फिर भी चेयरमैन शायद टीके के फाउंडेशन के हिस्ट्री को इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते थे। फिर भी करंट फैशन डिपार्टमेंट ऐसी जगह बन गई थी जहां फंसना आसान था। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताई को पता चला तो हंगामा हो जाएगा। जब मिनयोंग सोच रही थी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, सीन टियाबुन की पहली बेटी ताई ज्यून पर शिफ्ट होता है। ज्यून ने यॉन वू चुंग की तारीफ की, ये कहते हुए कि वो उतनी ही ब्यूटीफुल है जितना उसने सुना था, और उसका नाम पूछा। यॉन वू चुंग ने आगे बढ़कर बताया कि वो यॉन वू चुंग है, टियाजुन की फियांसे। टियाबुन ने कमेंट किया कि नाम बहुत प्रिटी है और पूछा कि उसे क्या लगता है कि क्या रिकग्नाइज किया गया। यॉन वू चुंग थोड़ा एम्बैरस फील करते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तिएजुन ने कैजुअली अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखा और स्माइल किया, जिससे दोनों हंस पड़े। यॉन वू चुंग ने अग्री करते हुए नॉड किया। टियावुन ने कहा कि उन्हें साथ देखकर अच्छा लगा। तभी चेयरमैन के आने की अनाउंसमेंट हुई। मिनयोंग घबराहट में पसीने से भीगने लगी। सुजिन मिनयोंग को वहां देखकर सरप्राइज हुई। लियोन ने भी उसकी प्रेजेंस पर सवाल उठाया, जबकि मिनयोंग मनी मन वही सोच रही थी। उसने उन्हें पोलाइटली ग्रीट किया और कहा कि वो अब चलेगी। हालांकि चेयरमैन ने बीच में टोक दिया और पूछा कि वो कहाँ जा रही है, और उसे बैठने का ऑर्डर दिया, जिससे मिनयोंग शॉक हो गई। टिएजुन ने अपने फादर से प्रोटेस्ट किया, ये पूछते हुए कि एक एम्प्लॉय फैमिली डिनर कैसे ज्वाइन कर सकती है। ल्यूसॉन ने ऐड किया कि टेजुन उसे अनकंफर्टेबल कर रहा है। चेयरमैन मिनयोंग की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो अनकंफर्टेबल है। मिनयोंग ने तुरंत मना कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि टीके का एक मेंबर डिनर के लिए आया है और वो उसे भूखा वापस नहीं भेज सकता। उसने एक एक्स्ट्रा प्लेट लाने का ऑर्डर दिया।
बाद में चेयरमैन ने ल्यून से पूछा कि क्या वेडिंग के लिए काफ़ी प्रेपरेशन करनी है, ये सोचते हुए कि उसने कुछ कहा क्यों नहीं, और पूछा कि वो कैसे हेल्प कर सकता है। ल्यून ने इंसिस्ट किया कि वो सब कुछ हैंडल करने के लिए केपेबल है। तिएजुन ने यॉन वूचुंग को देखा और कहा कि वो शादी से पहले लंबा एंगेजमेंट चाहता है। चेयरमैन ने पूछा वो ऐसा क्यों चाहता है। तिएजुन ने एक्सप्लेन किया कि यॉन वूचुंग शादी के लिए अभी बहुत यंग है। जब चेयरमैन ने उसकी एज पूछी तो यॉन वूचुंग ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि वो इस साल 29 की हो रही है। चेयरमैन ने स्कॉफ किया ये कहते हुए कि 29 यंग नहीं होता। उसने तिएजुन की एज पूछी। तिएजुन ने यॉन वूचुंग को टीज किया उसे अपना बेबी बुलाते हुए, जिससे वो एम्बैरस हो गई। सुजुन ने भी टीज किया कि तिएजुन एक होपलेस रोमांटिक है। तिएजुन ने ऐड किया कि वो ऐसे अडोरेबल बेबी से शादी कैसे ना करे। पास बैठा टाई शर्म के मारे क्रिंज फील कर रहा था, उसके हाथ स्टिफ हो गए थे। यॉन वूचुंग ने अपोलोजाइज किया ये मानते हुए कि उसमें अभी भी काफ़ी कमियां हैं। चेयरमैन ने पूछा कि वो कब शादी करने वाले हैं और क्या वो अभी भी अपसेट हैं कि उसने एक बार उनके रिलेशनशिप को अपोज किया था। टियावुन ने कहा कि बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से उसे लगता है कि उसके अंकल के बेटे को पहले शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये फैमिली की पहली शादी होगी। उसने फिर पूछा कि क्या फैमिली का सबसे बड़ा पोता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाई ली नहीं है, और सजेस्ट किया कि पहले उसकी शादी कराते हैं और उसके बाद धीरे आगे बढ़ते हैं। ली के बेटे अहन ने तिएजुन को इस थॉटफुल जेस्चर के लिए थैंक यू कहा। टाई ये सुनकर दंग रह गया और सोचने लगा कि तिएजुन पागल हो गया है। चेयरमैन अग्री हो गया और टाई की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है। टाई ने अपना चेहरा घुमा लिया, वो जवाब देने में बहुत एम्बैरस फील कर रहा था और उसने दोबारा मुंह फेरने से पहले एक बार मिन्योंग की तरफ देखा। ही मम्बल्ड कि वो वैसे नहीं है। तेजो ने रिमार्क किया कि सोचकर देखे तो उसने कभी ताई को गर्लफ्रेंड के साथ घर आते नहीं देखा। ये सुनकर ताई एकदम झटके से रह गया। ताईजुन को याद नहीं आ रहा था कि आजकल ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। जब वो शब्द ढूंढ रही थी, तेजुन ने बोल दिया कि वो मदर सोलो टाइप होता है, यानी जो जन्म से सिंगल हो। तेजुन ने कंफर्म भी किया कि वही फ्रेज है। टेबल के नीचे ताई ने तेजुन के पैर को पोक किया और उसे घूर कर देखा। चेयरमैन ने बेंच पर हाथ मारा और ताइली को डांट कर बोला कि उसकी एज हो चुकी है, फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं। उन्होंने पूछा कि ताई अब तक क्या करता रहा। तायुन ने ऐड किया कि ये उससे तो बेटर है जो फोर्थ सन की तरह अलग अलग गर्ल्स के साथ घूमता है, जिससे लीसन एकदम फ्लिंच कर गया। लियालो ने तायुन की बात को एक्सक्यूज कर दिया, पर उसे घूर कर देखा। तायुन मुस्कुराते हुए बोली कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। इस बीच मिंगयोंग मुश्किल से खाना खत्म कर रही थी। उसे लगा टेंशन से उसका पेट खराब हो जाएगा। चेयरमैन ने फाइनली बोल दिया कि जो भी हो ये ऑल्टरनेटिव से बेटर ही है। फिर उन्होंने ताइली को ऑर्डर दिया कि वो प्रोफेसर चॉय की बेटी से मिले। तायुन ने तुरंत पूछा कि क्या फादर ने नहीं सुना कि चियाह्योंग को ताई पसंद है, और अगर ताई ना होता तो वो जर्मनी में ही स्टडीज कंटिन्यू करती। चेयरमैन गुस्से से पूछते हैं कि क्या ये सच है। लियोन बीच में आती है और फादर से कहती है कि वो वैसे भी उससे मिलने वाले थे। ताई बहुत सरप्राइज होता है और अपनी मदर को बुलाता है। लियोन कहती है कि वो ताई के फ्री होने का वेट कर रही थी। चेयरमैन ऑर्डर देते हैं कि इंश्योर करो कि वो साल के एंड तक शादी कर ले, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताई को भी जल्दी सेटल डाउन करने को बोलते हैं। ताई ओपोज करता है, कहता है कि उसके पास डेट करने का टाइम ही नहीं है सारे ओवर टाइम और स्पेशल वर्क के बीच। वो पूछता है कि क्या पोजीशन सिक्योर करने के लिए शादी जरूरी है। चेयरमैन बोलते हैं कि एक अच्छा आदमी को एक अच्छी वाइफ चाहिए होती है बिजनेस में सक्सीड होने के लिए, और मैरिज वर्क जितनी ही इंपॉर्टेंट है। सुजिन बीच में बोलती है ग्रैंडपा से कहकर कि ताई को कभी किसी से मिलने का चांस ही नहीं मिला क्योंकि वो हमेशा काम में बिजी रहता है। वो कहती है कि अब उससे कहना कि शादी कर ले ये अनफेयर है। लियोन पूछती है कि सुजिन अपने ग्रैंडफादर के सामने क्या बोल रही है। तभी तेजुन इंटरप्ट करता है और बोलता है कि टेंशन की बात नहीं है। कहता है कि वो कोई अनसूटेबल पर्सन सिलेक्ट नहीं करेगी, बल्कि परफेक्ट चॉइस। एजुकेशन, वेल्थ, अपीयरेंस, फैमिली बैकग्राउंड सब सही है। ताई बीच में बोलता है कि इसका उससे क्या लेना देना। तायुन जवाब देती है कि बहुत लेना देना है, क्योंकि उसे एक अच्छी फैमिली में शादी करनी होगी अपने फादर की गलतियों को कवर करने के लिए। वो बोलती है कि अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा तो बाद में और मुश्किल हो जाएगा। ताई अपनी बैग को होल्ड करके कहता है कि बेसिकली बात मैच ढूंढने की है। लियोन एग्री करती है, पर ताइली पूछता है कि क्या शादी के लिए उसे मैच मेकिंग के चक्कर में पड़ना ही होगा। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे किसी के साथ हाउस शेयर करना पसंद नहीं, और उसे नींद नहीं आती जब कोई उसके पास होता है। वो ये भी बोलता है कि किसी का उसका ख्याल रखना उसे अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है। लियान सेटल होकर पूछती है कि वो क्या बकवास कर रहा है। बोलती है कि वो रिडिकुलस हो रहा है। तायुन हंसकर बोलती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा तो नहीं है कि वो तायुन से प्यार करता है। फिर वो हंसती है, बोलती है कि मजाक कर रहे हो। चेयरमैन की नर्व्स टूटने वाली होती है, बाकी फैमिली वाले पसीना पसीना हो रहे होते हैं, और मिंगक्योंग डिस्पेयर के ब्लैक होल में खो जाती है।
ताई इंटरप्ट करता है और बोलता है कि वो बस ये कहना चाहता है कि वो तेजुन से जेलस है। ऐसी मैरिज उतनी बुरी नहीं लगती और इस केस में तेजुन ब्रैग भी कर सकता है। बाद में फैमिली अपना टाइम एंजॉय करती है जब ताइजुन चोरी छुप के मिंगयोंग को देख रहा होता है। वो सोचता है कि वो क्या सोच रही है, क्योंकि आज वो अपने जैसे बिहेव नहीं कर रही। जब तायुन मिंगयोंग को देखता है उसे रियलाइज होता है कि वो लोग रिलेशनशिप में नहीं है। बाद में ताई मुड़कर कार में बैठने जा रहा होता है पर रुक जाता है। वो मिंगयोंग के पास आता है और उसका आर्म पकड़ लेता है। वो कहता है कि चलो साथ में चले, वो उसके साथ वॉक करेगा। मिंगयोंग कंफ्यूज होती है पर अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है कि वो ठीक है। पर ताई फिर से उसका हाथ पकड़ता है और उसके ईयर के पास विस्पर करता है कि वो उसका बैक डोर पर वेट करेगा। फिर वो चला जाता है और मिंगयोंग उसके बैग को देखकर रह जाती है। कार में ड्राइव करते हुए ताइली और मिंगयोंग निकल रहे होते हैं। ताइली पूछता है कि क्या वो अर्लियर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मिंगयोंग मना करती है और कहती है कि उसे बुरा नहीं लगा, पर वो सॉरी कि उन्होंने उनका कोजी फैमिली मील इंटरप्ट किया। ताई रुककर बोलता है कि ये फनी है, कैसे वो कभी रिलेशनशिप में नहीं था और अब शादी हो रही है। थोड़ी देर बाद मिंगयोंग बोलती है कि वो ठीक रहेगा क्योंकि वो अच्छा इंसान है। ताई कहता है कि बात यह है कि वो उससे शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता हो, जिससे मिंगयोंग एकदम सरप्राइज हो जाती है। वो पूछता है कि क्या मिंगयोंग कभी रिलेशनशिप में रही है। मिंगयोंग कंफर्म करती है कि हाँ। वो कहती है कि शायद वो लव के लिए बनी नहीं, क्योंकि वो दूसरों का ख्याल रखने वाली टाइप नहीं है। वो हमेशा रिजेंटफुल फील कर लेती है। ताई पूछता है कि क्या ये सच है, क्या ये उसके जॉब की वजह से है। वो मिंगयोंग के पास थोड़ा सा लीन करता है और वो डिनाई कर देती है। तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है और ताई ड्राइव कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट में जहां मिंगयोंग शावर ले रही होती है। वो सोचती है कि अब वो फाइनली ब्रीथ कर सकती है। यॉनवोंग के बारे में सोचकर उसे लगता है कि ऑब्वियस है कि तेजुन जैसे कोल्ड पर्सन ने ऐसी कमोशन क्रिएट की। यॉनवोंग चोंग काइंड, लविंग और डैजलिंगली ब्यूटीफुल थी। बाथ में सोक करते हुए वो सोचती है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताइली किस टाइप की लड़की से शादी करेगा। वो इमेजिन करती है कि लड़की परफेक्ट ही होगी। डायरेक्टर कूल, केपेबल, रिस्पॉन्सिबल और एक केयरिंग पर्सन है जब आप उसे अच्छे से जानते हो। ऐसी वुमन जो ऐसे आदमी से शादी करेगी वो डेफिनेटली बहुत हैप्पी होगी। रिलैक्स करते हुए मिंगयोंग और रिफ्लेक्ट करती रहती है। ऑइंटमेंट लगाते वक्त वो सोचती है कि जब वो स्माइल नहीं करती तो बहुत मीन लगती है। उसे लगता है उसकी नोज़ बहुत स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट एक मैन जैसे, और उसके लिप्स, वो अपने लिप्स के बारे में सोचती रहती है। अचानक उसे याद आता है कि टाई ने पिल अपने लिप्स से ली थी। एम्बैरस होकर मिन्योंग खुद को थप्पड़ मार लेती है। सोचती है कि वो क्या सोच रही है। वो खुद को समझाती है कि उसे बस वर्क और ज़्यादा वर्क पर फोकस करना है। जब वो फाइनली ध्यान लगाती है, वो फिर से रिपीट करती है कि उसे सिर्फ काम पर फोकस रहना होगा। वो फैशन ब्रांच के बारे में सोचती है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में क्या बोलना चाहिए। जब वो अपना फेस सिया के गिफ्ट बॉक्स की तरफ घुमाती है, वो स्कार्फ निकालती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिनक्योंग स्कार्फ पहनकर बहुत ड्रेस्ड अप आती है और हमेशा की तरह रेडिएंट लग रही होती है। कुछ लोग उसे देखकर चोरी चुपके एक झलक लेते हैं, उसकी प्रेजेंस से मिसमराइज्ड होते हुए। मिस यांग उसकी तारीफ करती हुए पूछती है कि आज वो इतनी प्रिटी क्यों लग रही है। मिनक्योंग को अचानक मिली अटेंशन से ऑकवर्ड फील होता है। मिस यांग हंसती है और बोलती है कि जब वो अपने बाल ऐसे बांधती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट लगती है। मिनक्योंग कह देती है कि आज एक इम्पॉर्टेंट डे है। एक मैनेजर कमेंट करता है कि 10 साल में पहली बार उसे ऐसे ड्रेस्ड अप देखा है। पूछता है कि क्या आज कोई इम्पॉर्टेंट दिन है। मिनक्योंग हंसी में उड़ा देती है और पूछती है कि सच में। मैनेजर आगे पूछता है कि क्या कोई मैन है जिसके लिए वो इम्प्रेस होने की ट्राई कर रही है। तभी ताई रूम में एंटर होता है और कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाती है। वो पूछता है इतना फर्ज किस बात का है, और रिमार्क करता है कि अगर मिनक्योंग ड्रेसअप होना चाहे तो हो सकती है। मैनेजर उसके सडन अराइवल से सरप्राइज्ड हो जाता है और ताई तुरंत फोकस शिफ्ट कर देता है। बोलता है यूजलेस चैटिंग बंद करो और काम के लिए रेडी हो। मैनेजर नर्वस होकर मिस यांग को बुलाता है, पूछता है कि सब रेडी है। मिस यांग अफर्म करती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। टाइम मैनेजर को कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की हर क्लॉज डबल चेक करे, ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट डेट सही हो और मर्ज डेट भी इंक्लूड हो। मिनक्योंग एमएनए के फाइनलाइजिंग वर्क में फंस जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डेट आज ही थी, जो इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। कार में किम चोंग कमेंट करता है कि आज मिनक्योंग बहुत प्रिटी लग रही है। कहता है कि पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। उसे याद आता है कि जब वो ग्लासेस उतारती है तो बिल्कुल डिफरेंट लगती है। वो उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस होकर कहता है कि ताई भी अग्री करेगा। मिनक्योंग एम्बैरस होकर कहती है कि वो उसे एम्बैरस कर रहा है। ताई कमेंट करता है, पूछता है कि क्या मिनक्योंग को पता नहीं था कि आज उसे इतना अटेंशन मिलेगा। वो कहता है कि उसने 10 साल से सेम क्लोथ्स पहनकर ऑफिस आना हैबिट बना लिया था।
किम चोंग कंफ्यूज होकर अग्री करता है और पूछता है कि आज ऐसा क्या स्पेशल है। मिंग एक्सप्लेन करती है कि आज कॉन्ट्रैक्ट का दिन है और उसने सोचा कि अब से फैशन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे। वो ताई की तरफ मुड़कर पूछती है कि उसका क्या ओपिनियन है, उसे क्यूरियोसिटी से देखते हुए। ताई डाउटफुल होकर रिप्लाई करता है कि उसे तो सब सेम जैसा ही लग रहा है। मिनक्योंग एम्बैरस होकर हंसी करती है और अपना फेस साइड में कर लेती है, पर ताए उसका पाउटिंग एक्सप्रेशन नोटिस करके हंस पड़े बिना नहीं रह पाता। वो मिनक्योंग की तारीफ करता है, बोलता है कि वो डेली ही प्रिटी लगती है। मिनक्योंग शर्माकर उसका थैंक्स करती है। किम चॉन फर्स्ट टाइम ताए की ऐसी बात सुनकर स्पीचलेस हो जाता है। कॉन्वर्सेशन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की तरफ शिफ्ट होती है, क्योंकि बेक्योंग रिजॉर्ट एक्विजिशन और मर्जर एक स्मॉल कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाला था। प्रोसेस स्मूथ चलता है, सिर्फ एक माइनर डेफिसिट बिजनेस साइड में था। पिछले कियोटिक डील्स के कंपैरिजन में ये साइनिंग बहुत क्वाइट लगती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट था। ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें ताई स्यूब, टीके ग्रुप का क्राउन प्रिंस, तायो के शैडो से बाहर आता हुआ दिखा और उसने अपने नए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टीके के सिस्टम में एम्बेड किए। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक मर्जर नहीं था, ये कंपनी के लिए एक फ्रेश डायरेक्शन का बोल्ड स्टेटमेंट था। एमएनए कॉन्ट्रैक्ट की लीगल प्रोसेस सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है बेक्योंग रिजॉर्ट एमएनए टास्क फोर्स टीम पर, जिसे ताई ली लीड करता है। फाइनल रिपोर्ट मिलने पर एक एम्प्लॉय कंफर्म करता है कि कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प हो चुका है और वर्डिंग में कोई इशू नहीं है। दोनों पार्टीज मर्जर टर्म्स से सैटिस्फाइड होते हैं और सारा हार्डवर्क वर्थ लगता है। एम्प्लॉय फर्दर बताता है कि अपोजिंग शेयर होल्डर्स ने स्टॉक परचेजेस कंप्लीट कर लिए हैं और शेयर होल्डर मीटिंग अप्रूवल स्मूथली हो जाएगा। रिपोर्ट खत्म होने पर ताई टीम को शेयर होल्डर्स अप्रूवल सिक्योर करने के लिए अप्रिशिएट करता है। मैनेजर अपने एफर्ट्स को डाउन प्ले करता है, लेकिन मिस यांग सेलिब्रेट करने का आइडिया लेकर पूछती है कि क्या कंपनी डिनर होगा। मिनक्योंग कंफर्म करती है कि रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिससे मिस यांग डिलाइट होती है। मिनक्योंग एमएनपी लॉयर्स को भी अप्रिशिएट करती है, उनकी मेहनत और क्रेडिटर्स को परसुएट करने के लिए। वो बोलती है कि वो इस असाइनमेंट के असली हीरोज़ हैं और उन्हें डिनर ज्वाइन करने को कहती है। मी जी हो अग्री करता है और कहता है कि जब मिस यांग ने इतना बोला है तो वो डेफिनेटली आएगा। यॉन भी अग्री करता है और ताए थोड़ा अनॉयड होकर सोचता है कि उसे भी जाना पड़ेगा, चाहे मन ना हो। डिनर सीन में ताई ली को ओल्डर एग्जीक्यूटिव्स घेर लेते हैं जो उसकी तारीफ पे तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही सुना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएंगे, वो तुरंत रश में आ गए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। वो ओवर प्रेज करते रहते हैं, उसकी डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन की तारीफ करते हुए। ताई ये सब सुनकर चाहता है कि वो लोग बस रुक जाएं। जब ग्रुप चीयर्स कर रहा होता है, ताई मिनयोंग को अक्रॉस द रूम ह्योन सॉन्ग के साथ बात करते हुए देख लेता है। वो सोचता है कि वहाँ क्या चल रहा है, पर उसके थॉट्स फिर से प्रेज सुनकर इंटरप्ट हो जाते हैं। वो सोचता है कि उसे सब कुछ जल्दी से बाय बोलना होगा ताकि वो मिनक्योंग के पास जा सके। 10 साल टीके में गुजारते हुए और साउथ कोरिया में एक कॉन्ग्लोमेरेट के वाइस चेयरमैन के बेटे के तौर पर एंडलेस डिनर्स अटेंड करते हुए उसके लिए ये सब नॉर्मल था। ताए जिसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रोजेक्ट करने की और एटमॉस्फेयर कंट्रोल करने की स्किल जाग चुकी थी, ऐसी सिचुएशंस को बहुत क्विकली हैंडल कर लेता था। जब लोग ज़्यादा ड्रंक होने लगते हैं, ताए फील करता है कि अब सब ठीक है। वो अपनी स्किल से क्वाइटली टेबल से स्नीक आउट कर लेता है। एक एम्प्लॉय सरप्राइज्ड होकर ताई को सीट से उठते देखकर पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर बैठ सकता है। ताई पूछता है कि कोई एम्प्टी सीट है। एम्प्लॉय वरिड होकर सर हिलाकर कंफर्म करता है कि सीट फ्री है। ताई अपनी नज़र ह्योन की तरफ करता है, जो उसकी इंटेंस स्टेयर से एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है। यॉन रिलक्टेंटली ताई को बैठने के लिए बोलता है, जो ताई एक्साइटमेंट से मान लेता है। ताई मीजी को थैंक्स बोलता है एमएनए डील कंप्लीट करने के लिए डिस्पाइट सब कॉम्प्लेक्सिटीज़। मीजी हम्बल होकर कहता है कि ये सब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वजह से पॉसिबल हुआ। ताई तुरंत डिनाई करता है कि ऐसा नहीं है। ताई फिर मी जैंग के लिए ड्रिंक पॉर करता है, बोलता है कि ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए एक ड्रिंक तो बनती है। वो उसकी एक्सीलेंट वर्क की तारीफ करता है। बाकी एम्प्लॉयज़ आपस में मर्मर करते हैं कि मिस यांग इतनी नर्वस क्यों लग रही है। यॉन जो ताई को ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी गेज कैच करता है। ताई यॉन सॉन्ग की तरफ मुड़ता है, पर उसे इग्नोर करके अकाउंटेंट के लिए ड्रिंक पॉर करता है। यॉन शॉक हो जाता है इग्नोर होकर। ताई फिर मिनक्योंग को बुलाता है, कहता है कि वो ड्रिंक पॉर करे। हालांकि मिंगयोंग थोड़ी हिचकिचाई और बोला कि वो अच्छी ड्रिंकर नहीं है। उसके कुछ बोलने से पहले ही ह्यानसोंग बीच में आ गया और बोला कि वो उसके बदले ड्रिंक कर लेगा। ये बात ताई को बिजली की तरह लगी। ह्यानसोंग स्माइल कर रहा था और ताई भी स्माइल करके अपनी डिस्कम्फर्ट छुपाने की कोशिश कर रहा था।
टाई ने रिमार्क किया कि उसने सुना है अटोई हुन ने इंटरनेशनल लॉ में मेजर किया है और वो चाइना में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने वाला है। उसने इंटरेस्ट दिखाया कि वो लीगल मैटर्स के लिए एमएन के साथ काम करना चाहता है और अगर ह्योनांग जैसा केपेबल बंदा हैंडल करे तो वो बहुत खुश होगा। टाई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो ह्योनांग को चाइना भेजने की बद्दुआ दे रहा था। ह्यानोंग भी स्माइल कर रहा था, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर टाई को लिटिल पंक कहकर कर्स कर रहा था। फिर मिंगयोंग ने बताना शुरू किया कि वो अपने ओप्पा से पहली बार 6 साल की एज में मिली थी। उस वक्त उसे लगता था कि 10 साल के बच्चे बिल्कुल अडल्ट्स होते हैं। उन्हें बहुत टॉल और नॉलेजेबल समझती थी। ह्यानसंग के लिए ये परसेप्शन बिल्कुल नॉर्मल था। शुरू में उसे लगा कि शायद मिंगयोंग का कोई और सिबलिंग होगा, पर बाद में पता चला कि उसकी मॉम ने उसे मिंगयोंग के साथ स्टडी करने के लिए रखा था, क्योंकि मिंगयोंग एक जीनियस थी। मिंगयोंग हैरान होकर इस बात से इनकार करती है, पूछती है कि ह्यानसोंग जीनियस से क्या मतलब ले रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो खुद ज़्यादा स्मार्ट है। जैसे जैसे टाई और हेविली ड्रिंक करने लगा, ह्यानोंग ने बताया कि बचपन में वो अपनी स्टडीज़ में काफ़ी कॉन्फिडेंट होता था, पर एक छोटा सा बच्चा था जो उससे बहुत स्मार्टर और क्विक लर्नर था। मिंगयोंग से हार ना मानने के लिए ह्यानोंग छुपकर पढ़ाई करता था और उसके सामने प्रिटेंड करता था कि उसे सब ऑलरेडी पता है। वो उसे टीज भी करता था। ऑनेस्ट मिंगयोंग ही वजह थी कि उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम इतना अच्छा गया। ये सुनकर मिंगयोंग बहुत सरप्राइज हुई। उसने पूछा कि क्या सच में बस इतना ही रीज़न था। टाई ने अपना कप टेबल पर रखा तो मिंगयोंग हंसी और बोली कि उसे कॉलेज में बहुत चार्मिंग गाइज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कॉलेज पहुंचकर पता चला कि उनके क्लासमेट्स भी उनके ओल्ड स्कूल मेट्स जितने ही लेम निकले। एक एम्प्लॉय ने मजाक में पूछा कि क्या उसने कभी अपने स्कूल के किसी लड़के को डेट किया है। मिंगयोंग ने बुसकुलाकर बस शोल्डर्स उचका दिए। टाई कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, तभी एक एम्प्लॉय ने सीधा पूछ लिया कि क्या उन्होंने कभी एक दूसरे को रोमांटिक पार्टनर के रूप में देखा। ये सगन क्वेश्चन दोनों मिंगयोंग और ह्यानसोंग को शॉक दे गया। मिंगयोंग ने तुरंत जवाब दिया कि वो कभी भी ह्यानसोंग को उस नज़र से नहीं देख सकती। ह्यानसोंग थोड़ा एम्बैरस हुआ और सार्कास्टिकली बोला कि अगर लोग उसका प्राइड हर्ट करने की सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुली कर रहे हैं। उसने थोड़ा हर्ट टोन में बोला कि वो काफ़ी पॉपुलर है और उसे समझ नहीं आ रहा कि सब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ हंस पड़े और कहने लगे कि लगता है ह्यानसंग की फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं। हुन ने तुरंत इनकार किया, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने नोट किया कि उसका फेस अचानक रेड हो गया था। टाई ने गुस्से से अपना कप टेबल पर पटक दिया और बोला कि कोई बंदा उस लड़की के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगा जिसे वो लिटिल सिस्टर समझता हो। उसने एम्फसाइज किया कि उसके नज़रिए से जिसका एक यंगर सिस्टर हो यह समझना मुश्किल है। ह्यानोंग विजिबली हर्ट था, पर फिर भी चिल्लाने के बजाय उसने सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की। उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सबसे माफ़ी मांगी और बोला कि चलो एक और ड्रिंक लेकर मूड लाइट करते हैं। लेकिन टाई ने बेपरवाह होकर मना कर दिया और एक ही बार में अपनी ड्रिंक फिनिश कर दी। मिंगयोंग टाई के करीब झुककर बोली कि अगर उसके पास मोमेंट हो तो वो उससे प्राइवेटली बात करना चाहती है। फिर वो टाई के पास गई और कंसर्न दिखाते हुए बोला कि वो कुछ ठीक नहीं लग रहा और बेस्ट होगा कि वो घर जाकर रेस्ट करे। टाई ने थोड़ी देर रुककर इनकार कर दिया कि वो ढंग नहीं है। मिंगयोंग ने इंसिस्ट किया कि वो काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड लग रहे हैं। फिर मिंगयोंग ने अपना फ़ोन निकाला डायरेक्टर किम जोंग को कॉल करने के लिए, पर कॉल करने से पहले ही टाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जेंटली वॉल के अगेंस्ट पुश किया। वो उसके बहुत करीब आकर पूछने लगा कि ऐसी क्या वजह है कि उसे इतनी जल्दी जाना पड़े। फिर उसने पूछा कि उसने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया है। उसका चिन टच करते हुए उसके स्कार्फ को पकड़कर बोला कि उसके वर्ड्स हार्श थे और वो पूछ रहा था कि क्या आज भी वो ह्यानसोंग के साथ वैसे ही जाने वाली है जैसे उस रात गई थी। उसने उसका एक्सप्रेशन नोटिस किया कि फेस रेड, आंखें आंसुओं से भरी और बॉडी ट्रेम्बलिंग कर रही थी। टाई ने अंदर ही अंदर गाली दी। कुछ कहने से पहले ही ह्यानोंग वहां आ गया और गुस्से में पूछने लगा कि टाई क्या कर रहा था। ह्यानोंग चिल्लाया और टाई जो कर रहा था उस पर सवाल उठाए, जिससे टाई एक सेकंड के लिए हिचकिचाया और अपना हाथ पीछे कर लिया। ह्यानोंग ने मिंगयोंग से पूछा कि वो ठीक है। टाई बीच में बोल पड़ा, पूछने लगा कि इस जगह पे किसी को किस बात का हक है पूछने का। ह्यानोंग ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो टाई चीख कर बोला कि क्या कोई भाई बहन के साथ ऐसा बिहेव करता है। उसे ये सब बहुत फनी लग रहा था। उसने बोला कि कोई सेन पर्सन अपनी 4 साल छोटी सिस्टर को ऐसी नज़र से नहीं देखेगा। ह्यानोंग ने काउंटर किया और गुस्से में पूछा कि उसने अभी क्या कहा।
मिंगयोंग बीच में आई और हैनोंग से माफी मांगी, बोला कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थोड़ा ड्रंक है। पर हैनोंग ने उसे बोल दिया कि उसका हाथ छोड़ो। उसने टाई से पूछा कि उसने मिंगयोंग के साथ आखिर किया क्या है। उसने कहा कि टाई एक हेल्पलेस फीमेल एम्प्लॉय को बुली कर रहा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाई उसके बारे में क्या सोचता है। पर मिंगयोंग अलग है, वो दोनों कंपनी में एक ही टाइम ज्वाइन हुए थे। उसने पूछा कि टाई को ये कैसे नहीं पता कि मिंगयोंग के साथ कितना गलत बिहेव होता आया है। टाई बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। सैंगटोंग ने मिंगयोंग की तरफ देखा और बोला कि वो इतने टाइम से ऐसे ट्रीटमेंट के साथ काम कर रही थी। वो तय की तरफ देखकर बोला कि उसे पता था कि तय अपनी पर्सनल फीलिंग्स के साथ मिंगयोंग को हरास कर रहा था। उसने पूछा कि क्या तय को सच में लगता है कि मिंगयोंग के पास कोई तरीका था उससे बचने का या मना करने का। तय ने अपने होंठ दबाए। हैंसोंग ने तय को बोला कि जरा अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश करे और समझे कि मिंगयोंग ने उसे रुकने को कहा था। फिर भी हैंसोंग बोला कि वो दोनों सेम एज के हैं। मिंगयोंग ने हैंगसोंग को रोका, बोला कि बस करें और माफी मांगे, क्योंकि माफी तो उसे मांगनी चाहिए। हायोंग ने चिल्लाकर पूछा कि वो ऐसा क्यों करेगी और क्यों माफी मांग रही है जब क्लियरली तय की गलती थी। मिंगयोंग ने हैंगसोंग की तरफ थोड़ी नाराजगी से देखा। फिर वो तय को झुककर माफी मांगती है और बोलती है कि लग रहा है लॉयर बहुत ड्रंक है। तय थोड़ा साइड होके मुड़ता है, खुद भी हल्की सी ड्रिंक में था। तब हैंसोंग ने मिंगयोंग को पुकारा। मिंगयोंग ने बीच में बोल दिया कि वो वापस अंदर चला जाए। हैनोंग ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है और मिंगयोंग तय के पास खड़ी रहकर बोली कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हेल्प करेगी। हायोन फिर से उसे वरी में बुलाता है। मिंगयोंग ने कहा कि ये उसका काम है और वो तय के साथ कार में चली गई। जब वो ड्राइव करके निकले तो कुछ देर बाद वो तय के अपार्टमेंट पहुंच गए। पार्किंग लॉट में मिंगयोंग ने उससे बोला कि वो लोग पहुंच गए हैं। तय पीछे सीट पर झुककर बैठा हुआ था, बिल्कुल स्लम्प्ड पोजीशन में। तब मिंगयोंग ने उसे बुलाया। उसने बोला कि वो दोनों एक ही टाइम पर कंपनी ज्वाइन किए थे, पर वो हमेशा उससे बेहतर रही। वो जानता था कि वो उससे यंगर है, फिर भी वो सेम कॉलेज में थे, या शायद नहीं, क्योंकि लड़के एक बेटर वाले कॉलेज गए थे। उसने पूछा कि क्या फर्क है उसमें और हैंग में, या उसमें और मिंगयोंग में। उसने गाली दी और बोला कि वो भी बिल्कुल सेम ही था, बस सब उसके नर्व्स पर चढ़ गया था। कम से कम वो उससे ये तो ना मांगे कि वो इडियट बने, एक लिटिल पंख की तरह। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो उसको पीछे खींच रहा था, वो उसे खुद से दूर करना चाहता था। उसने बोला कि एक्ट मत कर, उसे पता है सब कुछ। मिंगयोंग चुप रह गई, कुछ कह नहीं पाई। तय ने बोला कि फिर भी वो उससे दूर नहीं रह पाया, वो उससे भाग नहीं सका, ना ही उसे पुश कर सका। मिंगयोंग उसके पास आई पर थोड़ी हिचकिचाई। उसने हल्का सा उसके शोल्डर पर हाथ रखा। तय ने उसका नाम लिया, होंठ दबाते हुए गुस्से से गाली दी। वो उसके और करीब आ गया, मुश्किल से पूछते हुए कि क्या वो किस कर सकते हैं। मिंगयोंग शर्मा गई और अपना चेहरा साइड कर लिया। तय ने उसका हेड जेंटली पकड़ा। उसके कान लाल हो गए एम्बैरेसमेंट से और तय का हाथ भी ट्रेम्बल कर रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या वो नो कहना चाहती है। फिर तय ने उसके होंठ को अपनी उंगली से हल्का सा टच किया। मिंगयोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक क्लमजी ऑनेस्टी से भरी आवाज में तय उसके ओर झुक गया। तय जो बच्चा की तरह बिहेव कर रहा था पर एक मैन की तरह फील करना चाहता था, उसका नाम बोला। उसके होंठ उसके सॉफ्ट ब्रेथ को टच करते हुए रुक गए, जैसे वो उसके आंसर का वेट कर रहा हो। उसकी आंखें इनामिल की तरह हल्की सी चमक रही थी। वो अभी भी उसके आंसर को ढूंढ रहा था। उसके कान डिम लाइट में लाल चमक रहे थे। मिंगयोंग को हमेशा उसके सॉफ्ट डॉग लाइक ईयर्स को टच करने का मन होता था। इस बार उसने अपनी उंगलियों से उन्हें हल्का सा टच किया। तय ओवरवेल्म्ड हो गया और मिंगयोंग को बाहों में ले आया, उसे पकड़कर उसे किस करने लगा। टेल मिंगयोंग पर झुककर उसे किस करता रहा, उसे टाइटली होल्ड करके। वो बीच में हल्की सी हंसी जैसी टिकल फील करते हुए अपनी जुबान बीच में लाया, फिर सीट को पीछे झुकाकर अपने इमोशंस अनलीश कर दिए। दोनों एक पल के लिए सांस लेने रुक गए, पर टेली फिर से उसे करीब खींचकर किस करने झुक गया। मिंगयोंग ने उसे रोका, बोला वेट करो, पर टेली ने उसे नीचे हक किया और पूछा कि ये कैसा सेंसेशन है। वो उसकी गर्दन कर बाइट करने लगा। तब मिंगयोंग ने फिर उसे रोका और प्लीड किया कि रुक जाओ। उसने उसे पकड़कर याद दिलाया कि तय ने सिर्फ एक किस बोला था और कुछ नहीं। तय रुक गया, अपना चेहरा साइड करके बोला कि वो सच में उसे टच करना चाहता था। उसने कहा कि वो नहीं कर सकते। फिर भी जब उसने हाथ उसके शर्ट के अंदर ले जाने की कोशिश की, तब मिंगयोंग ने कहा कि ये यहाँ नहीं होने वाला। उसने तय को बोला टेंशन मत लो, पर फिर उसके हाथ पर थप्पा दिया, पूछते हुए कि वो क्या बोल रहा था। दोनों एम्बैरस होकर चुप हो गए। ताई उठने की कोशिश करता है पर कार की सीलिंग से सिर टकरा देता है और हफ करता है। मिंगयोंग ड्रेन सी लेटी रह गई, सोचती हुई कि उसने क्या कर दिया। जैसे ही टाई कार से उतरा, मिंगयोंग ने स्टीयरिंग पर अपना माथा मारते हुए सोचा कि क्या वो पागल हो गई है और अब उसे फेस कैसे करेगी। इसके बाद उसने सोचा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बहुत ड्रिंक किया था, शायद उसे कुछ याद ना रहे। गुड थिंग ये फ्राइडे था, हो सकता है वीकेंड तक सब भूल जाए। वो चाहती थी कि वो दोनों प्रिटेंड करें कि कुछ हुआ ही नहीं। उसी वक्त टाई ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि वो ठीक है। मिंगयोंग ने सॉफ्टली कहा कि वो थोड़ी देर यहीं रहेगी और उसे पहले जाने को कहा। टाई ने फिर पूछा कि क्यों।
मिनक्योंग ने जवाब दिया कि उसे लग रहा है कि वो टोटल मेस बन चुकी है। आइले ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो बाहर चले और उसे बाहर ले आया। उसने उसके बाल ठीक करने की कोशिश की और पूछा कि अब क्या करें, क्योंकि उसे उसके नेक पर बाइट मार्क्स दिख गए। उसने माफ़ी मांगी और उसे एक स्कार्फ में लपेट दिया, कहते हुए कि सब कुछ पूर्ण मेस बन गया है। एलिवेटर के अंदर टाई ब्लैंक फेस से मिनक्योंग को देखता रहा। उसने धीरे से कहा कि वो खुद को इडियट समझता था, लेकिन अब लग रहा है कि वो पूरा बास्टर्ड है। एमक्योंग ने मना किया और पूछा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। टाई ने हल्के से उसे छूते हुए कहा कि उसके लिप्स पूरी तरह मैस हो गए हैं। वो यही सोचकर रुका कि शायद वो पागल हो गया था, क्योंकि उसे फिर से करने का मन हो रहा था। जैसे ही वो अपने फ्लोर पर पहुंचे, ओवरवेल्म्ड होते हुए उसने पूछा कि क्या वो भी ये करना चाहती थी। जैसे कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस को किस करके बचाता है, उसने कभी ऐसी फेरी टेल इमेजिन नहीं की थी। ऐसी केस उसका पूरा वर्ल्ड हिला सकती थी, एक कर्स की तरह, ड्रीम की तरह नहीं। लेकिन क्या वही चीज वो चाहता भी था? वो आखिर करता तो क्या? अगली सुबह टाई पूरा पसीने में भीगा हुआ उठा। उसने गाली दी और सोचा कि ये सब सच था या फेट का मजाक। उसने खुद को क्रेजी इडियट कहा, डॉग से भी बदतर, पूछता हुआ कि उसने कल क्या कर दिया। वो इतने समय से सब दबाकर रखे था और अब शराब में बहककर सब निकाल दिया। उसकी फर्स्ट किस अल्कोहल की धुंध में बर्बाद हो गई। टाइलर शॉक्ड बैठा रहा, ये सोचकर कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं। वो ये सोचकर परेशान हुआ कि मिन्योंग ठीक होगी या नहीं। उसने उसका नाम टाइप किया और कॉल बटन पर उंगली रोक दी। फिर मेमोरी की पूरी वेव उस पर गिर गई। बाइटिंग, किसिंग, वो पूरी डेस्परेशन। उसे याद आया कि मिन्योंग ने कहा था कि वो उसे संडे को मिलेगी। उसने फिर गाली दी, उसकी डरी हुई शक्ल याद करके, सोचते हुए कि अब वो उसे शायद एक जानवर जैसा समझती होगी। शावर लेते हुए टाई खुद से बड़बड़ाया कि वो सच में एक बीस्ट बन गया है। उसने अपने शरीर की तरफ देखा और सोचा, शायद उसका रॉड भी ये प्रूव करता है। उसने फ़ोन उठाकर सोचा कि क्या मिन्योंग को मैसेज करे और पूछे कि वो सेफली घर पहुंची या नहीं। फिर उसे लगा शायद ये बहुत शेमलेस होगा। उसने एक मैसेज टाइप किया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन फिर रुक गया, समझते हुए कि कितना क्रेजी लगेगा। उसे लगा कि जो भी बोलेगा सब और खराब कर देगा। शायद मिन्योंग खुद भी सब भूल जाना चाहती हो। उसने प्रिटेंड करने का सोचा कि उसे कुछ याद ही नहीं, लेकिन फिर लगा कि ये सबसे बड़ा झूठ होगा। उसने फ़ोन रख दिया, चाहते हुए कि वो उसे डांटे। कोई भी रिएक्शन उसे हेल्प कर देता। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात से लग रहा था कि अगर सब चुपचाप भूल ही जाएं। पूरा दिन खिंचता गया और टाई हाफ डेड सा फ़ोन को घूरता रहा। रात में जब उसने सोडा पीने की कोशिश की, तभी उसका फ़ोन बजा। घबराकर वो ड्रिंक गिर गया और भागकर फ़ोन उठाने गया। वो एक मैसेज था। सीन चेयरमैन की तरफ शिफ्ट हो गया। चेयरमैन ने फैशन सेल स्कैंडल की बात उठाई, पूछते हुए कि टीके की पेरेंट कंपनी फैशन विंग को इतना डैमेज सहन कर सकती है या नहीं। ये इंटरनल में ही नहीं फटा, न्यूज़ में भी फैल गया। उसने टीम की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए और कहा कि शायद सीईओ पोजीशन खाली होने की वजह से सब स्लो चल रहा है। टाइजुन ने बताया कि रिस्ट्रक्चरिंग चल रही थी और आने वाली अप्रैल रिवीजन की कंसल्टेशन अभी तक चल रही थी, इसलिए सीईओ फाइनलाइज नहीं हुआ था। प्रोसेस पूरा होने को था तो टायोन ने प्रपोज किया कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट चोई, जो एक्टिंग सीईओ हैं, उन्हें फैशन डिवीजन का हेड बना दिया जाए। एजेंडा थीम पार्टी ने अपोज किया और कहा कि रूमर्स आ रहे हैं कि कंपनी फैशन सेगमेंट छोड़ रही है। टॉप टैलेंट्स को दूसरी डिपार्टमेंट्स में भेज दिया गया था, जिससे मेंस, विमेंस और कैजुअल लाइंस धीरे धीरे गिर रही थी। चेयरमैन ने फिर पूछा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चोई का क्या होगा, ये तो रूमर्स को और कंफर्म जैसा लग रहा है। टाइजुन ने टाई की तरफ एडमिरेशन से देखा। चेयरमैन ने बताया कि प्रोडक्ट कंपनी के प्रेसिडेंट उनसे मिलने आए थे। उन्होंने टाई को फैशन डिवीजन का हेड बनाने की इच्छा जताई। टाई थोड़ी देर चुप रहा। चेयरमैन ने पूछा कि क्या वो इतना कॉन्फिडेंट है या बस आराम से गर्म खाना और पीसफुल नींद एंजॉय करना चाहता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी उसके फादर पर ऐसे केसेस में दबाव नहीं डाला। लोग कहते हैं कि जवानों को हार्डशिप्स चाहिए, लेकिन टाइली बहुत शेल्टर्ड रहा है और वो खुद भी उसी में शामिल था। फिर सीरियस होते हुए उन्होंने घोषणा की कि नया फैशन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाई लई होगा। टायो ने टाई के पेल एक्सप्रेशन को देखते हुए इसे कंफर्म किया। चेयरमैन ने पूछा कि टाई को बिजनेस एरियाज क्यों नहीं पसंद जिनमें प्रॉफिट अनस्टेबल हो। उसने याद दिलाया कि उम्र बढ़ रही है और वो कभी भी मर सकता है। मरने से पहले कुछ नया ट्राई करना चाहिए और खुद को चैलेंज करना चाहिए। इसी तरह कोई बड़े ग्रुप को लीड करता है। किसी और के बनाए हुए खाने का मजा लेने से क्या फायदा।
तायुन ने सिर हिलाकर कहा कि वो ये बात ध्यान रखेगा। चेयरमैन फिर टाई के करीब झुका और पूछा कि क्या वो सच में कॉन्फिडेंट है। ताईजुन ने ये समझने की कोशिश की कि उसे क्या हुआ, लेकिन टाई नीचे देखता रहा और बोला कि उसे इतना बड़ा ग्रुप लीड करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों स्टंड रह गए। टायोन की पेन गिर गई और टाई माफी मांगते हुए उसे उठाने झुका, लेकिन टायोन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो चेयरमैन नहीं, उसका दादा है, और एक एल्डेस्ट सन के तौर पर उसे आदेश दिया कि वो हार्टलेस एक्ट न करे। टाई ने पॉज लेते हुए मुट्ठी भींच ली। चेयरमैन ने फिर पूछा कि क्या उसे कॉन्फिडेंस की कमी है। टाई ने सोचा कि वो हमेशा इस सवाल से डरता रहा है। टीके का सक्सेसर होने के नाते वो हमेशा उस नाम को निभाने की कोशिश करता रहा था, लेकिन अब प्रेशर उसे तोड़ रहा था। टीके इसके लिए वो बचपन से ऐसे ही जी रहा था। वो हमेशा ऐसे सवालों का जवाब कन्विक्शन से देना चाहता था, उसी गोल के पीछे भागता रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो सब छोड़कर आज़ादी की तरफ भागने का सपना देख रहा था। लेकिन अब तक जो कुछ भी उसने झेला, उसके बाद उसके पास क्या चॉइस बची थी। ये वही चेयरमैन था जिसने अपने बेटे को बाहर निकाल दिया था, और अब टाइले खुद एक बेचारा पोता बना खड़ा था। चेयरमैन उसके पास आया और पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसके दादा ने उसके पिता को छोड़ा और कभी उसे काइंडनेस नहीं दी। टाइले स्टंट था। उसने माना कि उसे सच में कॉन्फिडेंस नहीं है। चेयरमैन ने कहा कि टाई सोचता है कि उसे सब पता है, लेकिन वो अजम्पशन से भरा हुआ है और इसी वजह से वो फूल बनता है। टाइले ने कहा कि उसमें टायुन की स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन टायुन ने चेयरमैन को वार्न किया कि टाई कभी कभी फॉक्स जैसा भी बिहेव करता है। चेयरमैन ने इसे कंफर्म किया। उसने कहा कि उसे ये सब पता है। टाई दूसरों के सामने ब्रेव फेस रखता है, लेकिन अंदर से ठंडा और अकेला महसूस करता है। बिजनेस ऐसा ही होता है, हर दिन क्लिफ की एज पर खड़े होने जैसा, एक पैर खाली हवा में, फिर भी कोई चीयरफुल दिख सकता है। यही बिजनेस का टेस्ट है। चेयरमैन ने नरमी से उसकी तरफ देखा। टाई ने सोचा कि उसका दादा शायद मेलो हो गया है। उसने टाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है। टाई ने स्लोली कंफर्म किया कि उसे बस ब्लफ करना होगा। सीन बाहर शिफ्ट हुआ, जहां टाई खोया खोया खड़ा था, सोचते हुए कि अगर वो मिन्योंग को किस वाली बात और फैशन डायरेक्टर बनने की बात बताए तो वो कैसी रिएक्ट करेगी। उसको सारी सिचुएशन ऑकवर्ड लग रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में एक्साइटेड थी। पीछे से तायुन ने उसके शोल्डर्स पकड़ लिए, जिसे तायुन ने पूछा कि क्या चल रहा है, और जवाब में तायुन ने उसे नई फैशन डायरेक्टर बनने पर चीयर किया। होमी ने उसे अनोइंग कहा, लेकिन तायुन ने बस बोला कि वो जा रहा है। तायुन के चलते ही तैली ने उसे आवाज़ देकर कहा कि थोड़ी देर बात करनी है। तैली ने पूछा कि उसे क्यों लगता है कि ये प्रमोशन हुआ है। तेजुन ने कहा कि बहुत रीजंस है। जब तायुन ने कहा कि चेयरमैन उसे हेट करता है, तेजुन हंस पड़ा, बोला कि ये बात तो सब जानते हैं, जिसे ताई और इरिटेट हो गया। उसे लगा तेजुन को कोई आइडिया होगा। तैली बैठ गया और बोला कि शायद सारी फील्ड फैशन लाइन उसे डंप करने का प्लान है ताकि ब्लेम उसी पर आ जाए। तायुन ने इसे मना कर दिया और कहा कि जनरल डायरेक्टर लाई जोंग वुक को ऐसी स्कीम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसी वजह से उसके फादर का भी उससे मेल नहीं बैठा। तैजुन ने मुद्दे पर आते हुए कहा कि फैशन हमेशा उसके फादर के लिए एक टूल था, डिपार्टमेंट स्टोर इंडस्ट्री में कंट्रोल लेने का तरीका। उस पावर प्ले ने फैशन का असली मीनिंग डिस्टॉर्ट कर दिया। हेली ने कराहते हुए कहा कि हर डिटेल मत बताओ। तैजुन ने पूछा कि क्या वो इस चांस का इस्तेमाल खुद को रिडीम करने के लिए करना चाहता है। तई ने ब्लैंक स्टेयर से कहा कि प्यार ने उसके दिमाग में नॉनसेंस भर दिया है। तैजुन शॉक्ड रह गया और पूछा कि उसका मतलब क्या है। तई ने कन्फेस किया कि वो जानबूझकर फेल होना चाहता है और चेयरमैन द्वारा पूरी तरह डिस्कार्ड होना चाहता है, जैसे उसके फादर हुए थे। तैजुन हंसा और पूछा कि क्या ताई इतना पेसिमिस्टिक सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ताई चिढ़कर चिल्ला उठा, साफ दिख रहा था कि उसे बात पसंद नहीं आई। तायुन ने समझाया कि वर्स्ट केस में भी अगर वो प्रोफेसर चॉय की बेटी से शादी कर ले जिसके पास टीके स्टॉक है तो सब बदल सकता है। उसने कहा कि चाहे वो लड़की ना हो, ताई किसी भी पावरफुल फैमिली में शादी करके अपना फ्यूचर बदल सकता है। ताई चिल्लाया कि ये बात ऐसी लग रही है जैसे तायुन उसे बेचने की कोशिश कर रहा हो। तेजुन ने क्लैरिफाई किया कि उसका मतलब था कि ताई को फैशन डिपार्टमेंट को अपनाना चाहिए, खुद को कम मत आंखे, फैशन प्रोडक्ट्स बेचने पर फोकस करे, खुद को नहीं। ताई अचानक टोन के बदलाव से स्टन रह गया और पूछा कि उसका मतलब क्या है। तेजुन ने कैजुअली कहा कि उसने मिन्योंग को उसके हवाले कर दिया है।
इस बात पे ताई ने उसे घूरा और पूछा कि हैंडेड ओवर से उसका मतलब क्या है। तेजुन के जाने से पहले ताई ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और पूछा कि क्या मिन्योंग उसकी प्रॉपर्टी है जो वो उसे सौंप रहा है, क्या मिन्योंग कोई ऑब्जेक्ट है जैसे पास करा दिया जाए। फ्यूरियस होकर तेजुन ने कहा कि मिन्योंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक रिमार्केबल इंसान है और उसकी डायरेक्ट सबॉर्डिनेट जिसने हमेशा उसे सपोर्ट किया। उसने बताया कि वो और मिन्योंग शुरू से साथ है, कंपनी ज्वाइन करने के समय से ही वो उसकी रुकी कॉलीग थी और दोनों एक ही टीम में असाइन हुए थे। लगभग पूरा करियर वो लोग एक ही डिपार्टमेंट में रहे, सिर्फ थोड़े समय के लिए उसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन और जनरल प्लानिंग टीम में ट्रांसफर किया गया था। तेजुन अब डम्फाउंडेड था और अपनी हंसी रोक रहा था। आखिर उसने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि असिस्टेंट मैनेजर मिंगयोंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताई को बहुत सपोर्ट करेगी और दोनों मिलकर ग्रेट रिजल्ट्स लाएंगे। ताई ने चिल्लाकर कहा कि वो ये सब बंद करे। तायुन ने मुड़कर जाते जाते उसे मिंगयोंग के लिए गुड लक कहा। ताई वहीं खड़ा रह गया, पिछली रात की सारी बातें याद करते हुए। तेजुन एक बार पीछे मुड़ा और आधा मजाक करते हुए पूछा कि उसकी गर्दन इतनी रेड क्यों है। ताई जवाब दे पाता उससे पहले ही तेजुन हंसते हुए चला गया और ताई लाल होते हुए अपनी गर्दन पकड़कर शर्माने लगा। सीन शिफ्ट हुआ। ताई अपने फोन को घूरते हुए मिंगयोंग के नाम ले रहा था। बेल बार बार बज रही थी और ताई हर मोमेंट और नर्वस होता जा रहा था। आखिर कॉल उठी और मिंगयोंग ने कंफर्म किया कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ही बात कर रही है। ताई ने उसे असिस्टेंट मैनेजर कांग कहकर लेट कॉल के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि कंपनी में कुछ इशू है और पूछा कि क्या वो थोड़ी देर बात कर सकते हैं। उसने बताया कि ये फोन पर डिस्कस करने वाली बात नहीं है। ताई ने उसे रीअश्योर किया कि वो रास्ते में है और उसे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। उसने कहा कि वो उसका वेट करे, फिर वो बाहर निकल गया। जाने से पहले वो अपने रूम में गया, जल्दी से टीथ ब्रश किए, थोड़ा परफ्यूम लगाया और अपने बाल ठीक किए। वो एक्साइटेड होकर मिंगयोंग की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचा उसने देखा कि वो अभी नहीं आई। उसे लगा क्या उसे फिर कॉल करे, डर लगा कि शायद वो उठाएगी नहीं। उसने भौं से कोड़कर सोचा कि क्या उसे मंडे तक वेट करना चाहिए था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई पास आ रहा है। वो मुड़ा तो एक ओल्ड लेडी थी जिससे वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन पीछे से मिंगयोंग ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहकर उसे आवाज दी। ताई मुड़ा और उसे देखकर ब्राइट स्माइल कर दिया। वो झुककर पोलाइटली गुड इवनिंग बोली, जिस पर ताई ने खुशी से जवाब दिया। जब ताई उसके करीब आया उसने देखा कि उसके बाल पूरे वेट थे और कहा कि उसे ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था, उसे कोल्ड लग जाएगी। मिंगयोंग ने कहा कि वो जल्दी में थी। ताई ने पूछा कि क्या वो उसके कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन मिंगयोंग ने तुरंत मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। ताई मुस्कुराकर उसे छेड़ता है कि वो झूठ बोल रही है। उसे उसका ब्लश होना और हंसना अच्छा लगा और उसने कहा कि वो मजाक कर रहा था। फिर उसने कहा कि असिस्टेंट मैनेजर थोड़ा ज्यादा वर्कड लग रही है। मिंगयोंग ने मुंह फुलाकर कहा कि वो नहीं है, लेकिन ताई हंसकर बोला कि वो रुकता है। उसने धीरे से उसका चेहरा छुआ और कहा कि उसने इतनी पतले कपड़े क्यों पहने, उसे कोल्ड लग जाएगी। मिंगयोंग ने कहा कि वो ठीक है। ताई ने पूछा कि उसके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं। मिंगयोंग ने कहा कुछ नहीं, लेकिन ताई ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि ये जम चुका है। उसने कहा कि हमें किसी गर्म जगह चलना चाहिए, लेकिन मिंगयोंग ने मना किया कि उसे कुछ नहीं हुआ। दाई ने फिर भी उसका ठंडा हाथ पकड़कर अपने जैकेट की पॉकेट में डाल दिया ताकि उसे गर्मी मिले। मिंगयोंग ने पूछा कि वो उसकी पॉकेट में हाथ क्यों डाल रहा है। इस पर ताई ने कहा कि अगर वो जैकेट उतारेगा तो उसे भी कोल्ड लग जाएगी, तो यही सोल्यूशन है। फिर मिंगयोंग ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बुलाकर कहा कि कल जो हुआ उसके बारे में वो केयरलेस थी। उसने कहा कि उसकी गलती थी क्योंकि वो सोबर थी और ताई ने बहुत ड्रिंक किया था। ताई हंसकर बोला कि ये दोनों की गलती थी, दोनों उस सिचुएशन में थे। मिंगयोंग कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन ताई ने उसे रोक दिया और कहा कि उसे आज सॉन्ग बैक जे का कॉल आया। मिंगयोंग ने सोचा कि क्या चेयरमैन ने फैशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहा। ताई ने उसे करेक्ट किया कि उनका मैनेजर हमेशा जान जाता है कि क्या चल रहा है। ही एक्सप्लेन करता है कि वो फैशन डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है और सीईओ केमन की फैशन वाली ऑब्सेशन का फ़ायदा उठा रहा है, जबकि टाई लीड डोर था। मिंगयोंग आर्ग्यू करती है कि ये ज़रूरी नहीं है, पर टाई इंसिस्ट करता है कि लगता है डिपार्टमेंट की पुअर परफॉर्मेंस को बहाना बनाकर उसे साइड करने की कोशिश हो रही है। मिंगयोंग काउंटर करती है कि जनरल डायरेक्टर ल्यू वुक ज़रूर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कमेंट करेगा सस्टेनेबल ग्रोथ को शॉर्ट टर्म गेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए। वो पॉइंट आउट करती है कि लेटली ईएसडी मैनेजमेंट पर 100 से ज़्यादा पॉजिटिव आर्टिकल्स आए हैं। टाई रिमार्क करता है कि ये सब मैनेजर कैंग और पीआर डिपार्टमेंट की मेहनत की वजह से पॉसिबल हुआ है। वॉकिंग करते हुए एक डॉग उनके पास से गुजरता है। टाई कहता है उन्हें वर्क को डिस्कस करना चाहिए, पर यहाँ जगह ठीक नहीं है क्योंकि आसपास लोग ज़्यादा हैं। वो सजेस्ट करता है कि वो लोग घर चलें और प्राइवेट में बात कंटिन्यू करें। टाई जब मिंगयोंग के पास से गुजरने लगता है वो रिमार्क करता है कि उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।
उसे एम्बैरस करने के लिए मिन क्योंग अचानक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुला देती है, जिससे टाई सरप्राइज हो जाता है। वो टाई से पूछती है कि उसका मतलब क्या था, नोट करते हुए कि वो 1-2 बार से ज़्यादा वहाँ आ चुकी है। टाई उसे टीज करता है, मौका मिलते ही उसे चिढ़ाता है और पूछता है कि कहीं वो कुछ और तो नहीं सोच रही थी। मिन क्योंग तुरंत डिनाई करती है, उसका फेस लाल हो जाता है एम्बैरसमेंट से। टाई उसके चीक्स पोक करता है, उसके रिएक्शन देखकर मजा लेते हुए। मिनयोंग क्लियरली फ्लस्टर्ड सब डिनाई करती रहती है, पर टाई फिर छेड़ता है कि असिस्टेंट मैनेजर ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हिट किया है। मिन क्योंग अब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से कांपती हुई उसे ग्लेयर करती है। फिर वो गुस्से में आगे निकल जाती है, पर टाई उसे बुलाता रहता है कि रुक जाओ। वो दोनों स्ट्रीट पर वॉक करते रहते हैं, टेंशन धीरे धीरे काम हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है एलिवेटर में। एलिवेटर में मिन क्योंग अपने थॉट्स रिफ्लेक्ट करती है। वो सोचती है कि चाहे कितनी बातें अनसेड रह गई हों, वो जानती है टाई क्या चाहता है। वो सोचती है कि अगर ये 10 साल पहले होता तो शायद वो इम्पल्सिवली उसका हाथ पकड़कर उसके साथ घर चली जाती और फिर एक कन्फ्यूजिंग व्हर्लविंड शुरू हो जाता। लेकिन अब थैंकफुली वो इतनी मैच्योर है कि चीज़ों को क्लैरिटी से हैंडल कर सकती है। वो जानती है कि एफिशिएंट वर्कफ्लो मेंटेन करने के लिए अनसर्टेनिटी को मेजर करना और रिस्क क्रिएट करने वाले वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। ऐसे इम्पल्सेस वो रियलाइज़ करती है मोस्टली आउटलायर्स से आते हैं, वही डेटा पॉइंट्स जो नॉर्मल से डिविएट करते हैं, और जब इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है रिस्क बढ़ जाते हैं और रिजल्ट्स पेनफुल हो सकते हैं। घर पहुंचकर टाई पूछता है कि क्या मिन क्योंग ठीक है। वो ब्रश ऑफ करती है कि वो फाइन है, पर टाई इंसिस्ट करता है कि वो बैठ जाए क्योंकि उसे पसंद नहीं जब कोई उसकी चीज़ों को टच करे। मिन क्योंग थोड़ा फ्लिंच करती है उसकी टोन से, पर वो चाय का कप उसे दे देती है और बैठ जाती है। टाई उसे ऑब्जर्व करते हुए पूछता है वो किस पर काम कर रही है। मिन क्योंग बताती है कि वो ब्रीफिंग मटेरियल प्रिपेयर कर रही है, पर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। टाई पूछता है कि क्या टीके की फैशन डिक्लाइन कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से हो रही है। मिन क्योंग जल्दी से क्लैरिफाई करती है कि वो सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का ऑफ हैंड कॉमेंट था, सॉरी फॉर कन्फ्यूजन। टाई कहता है तो फिर उसे क्लियरली एक्सप्लेन करे। मिन क्योंग उसकी रिक्वेस्ट अफर्म करती है और चाय का एक सिप लेती है जब टाई उसे इंटेंटली देख रहा होता है। वो अपनी सीट में थोड़ा शिफ्ट होती है और टाई उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस करते हुए ध्यान से सुनता है। वो बताती है कि टीके ग्रुप क्वालिटी मैनेजमेंट को कितना प्रायोरिटाइज करता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट 3 डेकेड से। इस वजह से ब्रांड की रेप्यूटेशन स्ट्रॉन्ग बनी है ड्यूरेबल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। वो कहती है कि वही कमिटमेंट फैशन डिपार्टमेंट पर भी अप्लाई होता है। फिर वो मेंशन करती है कि लगभग 11 साल पहले तक टीके का फैशन डिपार्टमेंट कोरिया का लीडिंग ब्रांड था, सबसे हाई डोमेस्टिक क्वालिटी के लिए नोन। लेकिन फिर चीज़ें चेंज होने लगी। कंटेम्प्रेरी फैशन ट्रेंड्स ब्रांड के कोर प्रिंसिपल से दूर जाने लगे और ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी की जगह क्लासिक डिज़ाइंस प्लस थोड़ा कंजर्वेटिव टच और कुछ ट्रेंड्स पर अननेसेसरी फोकस बढ़ने लगा। वो बोलती रहती है, पर टाई सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं सुन रहा, वो उसे क्लोजली वॉच कर रहा है। उसे नोटिस होता है कि बोलते बोलते उसके ईयर्स रेड हो रहे हैं। सीरियस डिस्कशन के बीच भी टाई को थोड़ी अम्यूजमेंट महसूस होती है। मिन क्योंग कुछ ओवरसीज ब्रांड्स के एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करती है, पर टाई इतना उस पर फोकस्ड है कि वो उसकी बात प्रॉपर्ली सुनता ही नहीं है। अचानक वो खड़ा होता है और शेल्फ के पास जाकर एक छोटा डेजर्ट उठाता है। वो डेजर्ट मिन क्योंग को ऑफर करता है। वो बताता है कि एतावान में एक फेमस लिटिल शॉप है जो ये डेजर्ट्स बेचती है और वो लास्ट टाइम जब फैमिली के साथ गया था तब लेकर आया था। रात काफ़ी लेट है, पर वो इंसिस्ट करता है कि वो एक बाइट ले ले। टाइली उसे एक बाइट खिलाता है, वार्मली स्माइल करते हुए। मिन क्योंग थोड़ी एम्बैरेस्ड फेस टर्न कर लेती है जब बाइट लेती है। उसके बाद टाई भी एक बाइट लेता है। डेजर्ट एंजॉय करते हुए वो नोटिस करता है कि मिन क्योंग और भी रेड हो रही है, कंफ्यूजन और एम्बैरेसमेंट दोनों मिलकर। टाई हल्का सा लाफ करता है, कहता है उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतनी डिटेल रिपोर्ट देगी जबकि उसने उसे रात को कॉल किया था। मिन क्योंग स्टिल फ्लस्टर्ड सोचती है शायद वो थोड़ा ज्यादा बोल गई। टाई प्लेफुल टोन में पूछता है कि क्या वो सोचती है कि वो फैशन रिप्रेजेंटेटिव बनकर सक्सीड कर सकता है। मिन क्योंग एम्बैरेस होते हुए भी कॉन्फिडेंटली अफर्म करती है कि ऑफ कोर्स वो सक्सीड करेगा। हियरिंग दिस टाई स्माइल करता है, उसके सपोर्ट से प्राउड फील करते हुए। फिर वो कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन चेंज कर देता है। वो ऑलमोस्ट कैजुअली पूछता है कि वो लोग कल जो हुआ उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। जैसे ही मिनोंग अपनी मुट्ठी भींचती है, वो टाई को आवाज़ देती है। वो सवाल करता है कि कल क्या हुआ था, पर फिर बताता है कि उसे सच में रिग्रेट है। उसकी बातें सुनकर मिनोंग थोड़ा हम्बल फील करती है और उसकी तरफ देखती है, उसका काम डिमीनर नोटिस करते हुए।
उसे एक अजीब सा दुख फील होता है, पर वो जल्दी से उसे हटा देती है और शर्म के मारे अपना चेहरा मोड़ लेती है। विजिबल फ्रस्ट्रेशन के साथ खड़े होकर वो एडमिट करती है कि वो रिग्रेट करती है, पर ये भी ऐड करती है कि ये एक रिलीफ है। वो उससे कहती है कि वो मंडे को मिलेगी। टाई उसका बिहेवियर चेंज नोटिस करते हुए हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है। उसे वेट करने को बोलता है। वो उसे पीछे से हग करता है और अश्योर करता है कि उसका वो मतलब नहीं था जो उसने सोचा। वो जेंटली उसके चीक पर किस करता है, उसे टाइट पकड़ते हुए। उसकी आंखों में आंसू देखकर टाई उसका चश्मा उतार देता है और सॉफ्ट आवाज़ में सॉरी बोलता है। वो कन्फेस करता है कि कल वैसा नहीं होना चाहिए था। वो उसे फिर से किस करता है और जैसे ही रूम में टेंशन बढ़ती है, उसका बैग फ्लोर पर गिर जाता है। टाई मिक्स्ड इमोशंस के साथ उसके कपड़े पकड़ता है, पर मिनोंग उसे रोक देती है, चेहरा मोड़ते हुए, और इंसिस्ट करती है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। फिर भी टाई उसे पास खींचता है, जेंटली उठाता है और टेबल पर बिठा देता है। वो रिपीट करता है कि उसका इरादा ऐसा नहीं था कि चीज़ें इस तरह हों। उसकी आवाज़ रिग्रेट से भरी थी। जैसे ही उसका हाथ उसकी नेक पर जाता है, वो वहाँ सॉफ्टली बाइट करता है, जिससे उसकी सांस अटक जाती है। पर फिर वो उसे दोबारा किस करता है और उसके एक्शंस और इंटेंस होने लगते हैं। मिनोंग ओवरवेल्म्ड फील करते हुए उसे एक मोमेंट रुकने को बोलती है, पर टाइम मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो रुकना नहीं चाहता। वो उसके आर्म्स को फर्मली पकड़कर अपने अगेंस्ट प्रेस करता है और फिर किस करता है। वो उसे ना बोलना बंद करने को कहता है और अपनी रिजर्वेशंस छोड़ने को अर्ज करता है। वो धीरे से उसका नाम लेता है, उसकी आवाज़ में डिज़ायर साफ थी। पर मिनोंग, जो अभी भी कन्फ्लिक्टेड थी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आवाज़ देती है। टाई मोमेंट से ओवरवेल्म होकर एडमिट करता है कि उसने हमेशा ये इमेजिन किया था, पर अब जब ये रियल है वो उसके सपनों से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वो उसे डीप किस करता है और मिनोंग फाइनली गिव इन कर देती है जैसे ही वो दोनों क्लोज आते हैं। जैसे ही टाई अपने लिप्स मिनोंग की नेक पर प्रेस करता है, वो विस्पर करता है कि उन्हें कोई देख नहीं पाएगा और जब तक सिर्फ वो दोनों हैं सब ओके है। मिनोंग अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए उसे रुकने की रिक्वेस्ट करती है। वो अपना चेहरा छुपा लेती है, सिचुएशन का वेट फील करते हुए, और कहती है कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए। वो एडमिट करती है कि उसे नहीं लगता ये सही है और वो जानती है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। टाई उसकी तरफ देखता है, उसका एक्सप्रेशन टॉर्न था। वो पूछता है क्यों, और मिनोंग चेहरा मोड़ लेती है, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बस कहती है कि वो ये नहीं करना चाहती। इसके जवाब में टाई पीछे हट जाता है, उसकी आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है और वो पूछता है कि क्या वो श्योर है। मिनोंग उसके अचानक पीछे हटने से हैरान रह जाती है। उसके बदलते डिमीनर से कंफ्यूज्ड वो उसे दूर जाते हुए देखती है, समझ नहीं पाती कि इस सडन डिस्टेंस का क्या मतलब निकाले। अपने दांत भींचते हुए वो सवाल करता है कि वो चीज़ों को इस पॉइंट तक कैसे आने दे सकती है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके लिए वो केयर नहीं करती। वो अपना चेहरा थोड़ा मोड़ता है, पूछते हुए कि क्या हमेशा से ऐसा ही था। वो वंडर करता है कि कोई इतना टफ और शार्प इतनी आसानी से कैसे स्वे हो सकता है। उसकी बातों ने मिनोंग को चुप और डिसहार्टन कर दिया। वो सवाल उठाता है कि क्या वो सिर्फ फिजिकल अफेक्शन के लिए वीक है या बात कुछ और है। मिनोंग अपना हाथ बढ़ाती है, उसका नाम पुकारते हुए। वो मानती है कि उसे अभी जवाब नहीं पता, पर उसे लगता है कि शायद वो उसके मामले में वीक है। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें आंसुओं से भर गईं। टाई उसकी ऑनेस्टी देखकर सरप्राइज हुआ। वो आगे बढ़ा और उसे हग कर लिया। मिनोंग थोड़ा चिल्लाई, ये कहते हुए कि दर्द हो रहा है, जिससे टाई ने अपनी पकड़ ढीली की और सॉरी बोला। मिनोंग ने उसे और केयरफुल रहने को कहा। थोड़ी खामोशी के बाद टाई ने उसे फिर से एम्ब्रेस किया, इस बार ज्यादा प्यार से, और धीरे से कहा कि अब वो केयरफुल है। वो अपनी कन्फ्यूजन एडमिट करता है। मिनोंग ने बदले में उसे हग करने से पहले हेजिटेट किया। टाई ने खुद को संभाला और कहा कि अगर वो उसके लिए वीक है तो ऐसा ही सही। जैसे ही उसने उसे क्लोज पकड़ा, मिन्युएंग ने कमेंट किया कि वो ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ही डिज़ायर से इजीली स्वे हो जाता हो। टी ने मना कर दिया, बोलते हुए कि ये सब उसके लिए नया है। उसने मिन्युएंग की तरफ देखा और सिर्फ उसी को देखा। उसने कहा कि फिर भी वो ऐसा लग रहा था जैसे वो ये करना चाहता हो। टाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे किस कर लिया। उसने उसके कान के पास हल्की सी बाइट करते हुए विस्पा किया कि वो ये उसके साथ करना चाहता है। मिन्युएंग ने एक सांस छोड़ी, उसके टच से पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो गई। उसके कान के पास झुकते हुए टाई ने उसे धीरे से वॉल के अगेंस्ट पुश किया, बोलते हुए कि वो आज उसकी रेजिस्टेंस रोक देगा।
जब वो उसे किस कर रहा था, मिन्युएंग टिपटोज पर खड़ी होकर उसकी किस रिटर्न करने लगी और उससे टाइटली क्लिंग कर लिया। उनके लिप्स अर्जेंसी से मिले और दोनों एक दूसरे को लाइटली बाइट कर रहे थे। ब्रेथ के बीच मिन्युएंग ने कहा कि उन्हें यहीं स्टॉप करना चाहिए। उसने वॉर्न किया कि अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो दोनों कंट्रोल लूज कर सकते हैं। अब दोनों सोफा पर थे, हैवी ब्रेथ्स लेते हुए। टाई ट्रेम्बलिंग स्टेट में थोड़ा सा पीछे हट गया, उसे अपनी आर्म्स में ले लिया और हल्की सी स्कॉफ की। बाद में जब टाई मिंगयोंग के बाल बांध रहा था, वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। जो टाई वो जानती थी, हमेशा नीट, डिस्टेंट और कंपोज्ड, अब बिल्कुल अलग लग रहा था। जिस तरह वो उसके बाल ब्रश कर रहा था, वो क्लमजी, वार्म और ओवर अफेक्शनेट था। उसके हाथ में फिनेस नहीं थी, पर हर स्ट्रैंड को टच करने का तरीका अजीब सा टेंडर लग रहा था। फिर पीछे से उसने उसे टाइटली पर जेंटली हग किया, अपना फेस उसके शोल्डर के पास रख दिया। सीन बाहर शिफ्ट हो गया। वो दोनों नाइट स्काई के नीचे साइड बाय साइड चल रहे थे। मिंगयुएंग अचानक रुक गई और बोला कि उसे ठंड लग रही है। सॉफ्ट वॉइस में उसने उससे वापस अंदर जाने को कहा। टाई ने कंसर्न से पूछा कि क्या उसे सच में ठंड लग रही है। बिना सोचे समझे उसने अपनी जैकेट उतारकर उसको पहनाने की कोशिश की। मिंगयुएंग हैरान होकर मना करने लगी कि उसे नीड नहीं है, पर वो इंसिस्ट करता रहा और चुपचाप उसको जैकेट पहना दी। उसने बोला कि रहने दो, पर जैसे ही जैकेट की वार्मथ उसने महसूस की, उसने मान लिया कि रात होते होते टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया था। सी ने कैजुअली रिमार्क किया कि ठंडी हवा अच्छी लग रही है। फिर उसने हाथ बढ़ाया और बोला कि अपना हाथ दो, पर मिंगयुएंग ने रिस्पॉन्ड करने के बजाय हल्का सा फ्लिक करके उसका हाथ हटा दिया। वो उसके लिए शॉकिंग था। उसने अपना फेस साइड में कर लिया, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। टाई वहीं रुक गया, बिल्कुल स्टंट। कुछ बोले बिना मिंगयुएंग आगे चलने लगी और टाइली उसके पीछे ट्रबल्ड और अनश्योर। थोड़ी देर बाद वो बोला कि वो उसकी एम्प्लॉई है और उसे पता है कि उसे ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, पर मिंगयोंग ने बीच में ही रोक दिया, बोलते हुए कि वो यहीं स्टॉप करे। उसने डिटर्मिनेशन के साथ उसकी तरफ देखा। टाई उसे घूरता रहा, कहना चाहता था कि वो स्टॉप नहीं करना चाहता, पर मिंगयोंग ने कामली, फर्मली कहा कि वो अपनी जॉब लॉन्ग टाइम तक रखना चाहती है। उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसे अलाउ करे, कि वो उसकी हेल्प कर सके और सेक्रेटरी की तरह उसके साथ एंड तक रह सके। टाई का बॉडी रिस्ट्रेन्ड इमोशन से ट्रेम्बल हो गया। उसने अपने फिस्ट्स क्लेंच कर लिए, फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रही थी। उसने कहा कि वो सिंपल तरीके से पहले जैसा वापस नहीं जा सकते, पर मिंगयोंग ने कंट्रोल्ड जेंटलनेस के साथ बात की, जैसे सबको वापस प्रोफेशनल डिस्टेंस पर रीसेट करना चाहती हो। उसने एक्सप्लेन किया कि जब एक लड़का और लड़की रोज इतने क्लोज काम करते हैं तो नेचुरली फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। उसने एडमिट किया कि वो समझ सकती है क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। टाइले ने पूछा कि क्या वो सच में समझती है। उसने हाँ कहा, जिससे वो और क्वेश्चन करने लगा। उसकी वॉइस रफ हो गई जब उसने कहा कि अगर वो सच में समझती होती तो अंदर ही अंदर सोचते हुए कि उसे पता होना चाहिए कि वो रोज रात उसके बारे में कितने फिल्दी थॉट्स रखता है। उसने पूछा कि क्या वो इमेजिन कर सकती है कि सुबह उसे स्माइल के साथ ग्रीट करना कैसा होता है जब वो रात भर ऐसे सपने देखता है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि एक परवर्टेड बॉस बनना कैसा होता है जो अपनी ही सेक्रेटरी के लिए छुपी हुई लस्ट रखता है। उसने हल्की सी आवाज में मटर किया कि उसे नहीं लगता कि वो सच में समझ पाई है। मिंगयोंग ने अपना सर नीचे कर लिया, फिर सॉफ्टली उससे फिर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे अपने पास सेक्रेटरी के तौर पर रहने दे। लेकिन टाई स्नैप कर गया, बोलते हुए कि वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि वो उसकी साइड पर खड़ी रहेगी। पर क्या उसे आइडिया भी था कि इसका मतलब उसके लिए क्या था? उसने कहा कि उसे क्लियरली एक्सप्लेन करने देना चाहिए कि क्यों वो सिर्फ उस रोल से सैटिस्फाई नहीं हो पाता। वो इस बारे में उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाता। उसके शब्द रुक रुक कर निकल रहे थे, उसका बॉडी ट्रेम्बल हो रहा था, उसकी वॉइस बेयरली होल्ड हो रही थी जब वो बोल रहा था कि वो उसे पूरी तरह चाहता है। आखिर में उसने गहरी सांस ली और बोला कि अब डिसीजन वो करेगी, जो भी वो चूज करेगी वो एक्सेप्ट करेगा। उसने कहा कि वाइज असिस्टेंट मैनेजर कॉन्ग मिंगयोंग डिसाइड करेगी और फूलिश लस्ट ड्रिवन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके डिसीजन को फॉलो करेगा। मिंगयोंग बिना एक्सप्रेशन के आगे बढ़ी, कुछ बोलने की कोशिश की, पर टाई ने जेंटली कहा कि अभी जवाब मत देना। उसने कन्फेस किया कि अगर उसने अब जवाब दे दिया तो शायद उसके पास उसे छोड़ने की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। ये कहकर वो वहां से चला गया, मिंगयोंग को वहीं छोड़कर, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके इमोशंस बिन बोले रह गए। जब मिंगयोंग अपने अपार्टमेंट पहुंची, उसने डोर खोला। से तुरंत अंदर आई और पूछा कि वो पूरी रात कहाँ थी। मिंगयोंग ने बताया कि काम में कुछ अर्जेंट आ गया था। से अब भी डाउटफुल टोन में पूछने लगी कि वो इस वक्त क्या पहने हुए है।
उसने आउटफिट को ध्यान से देखना शुरू किया और पूछा कि क्या ये किसी आदमी की जैकेट है। मिंगयोंग ने जल्दी से जवाब दिया कि उसने बस थोड़ी देर के लिए बोरो की थी। सेई ने हैरान होकर पूछा कि किससे, और मजाक में बोला कि कहीं ये एम्प्टी तो नहीं बोलते। मिंगयोंग ने बात को टाल दिया, बोलते हुए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। टा ने मिंगयोंग को बुलाया, बोलते हुए कि वो कह रही थी कि कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी वो थोड़ी डाउन लग रही थी। मिंगयोंग ने उसे काम करने की कोशिश की, बोलते हुए कि वो बस टायर्ड है और थोड़ी देर की नैप लेकर ठीक हो जाएगी। रूम में जाकर उसने कपड़े उतारे और मिरर में अपने आप को देखा। टाई के साथ हुए एनकाउंटर के निशान नजर आ गए। मेमोरी फ्लैश होते ही उसका बॉडी स्वेट होने लगा। बेड पर लेटे हुए उसने सोचा कि वीकेंड तक सब नॉर्मल हो जाएगा, पर वो गलत थी। वो सिर्फ और ज्यादा फंस चुकी थी। उसे टाई की वो बात याद आई कि वो उसके सपनों में और भी ज्यादा प्रिटी लगती है। मिंगयोंग की सोच फिर टा की तरफ चली गई। उसने सोचा कि किसी को टॉर्चर करने के कई तरीके होते हैं, पर शायद इस वक्त उसे रो देने का मन कर रहा होगा। ये फेयर नहीं था कि वो खुद को इतना ब्लेम कर रहा था। अचानक डोर पर नॉक हुआ। टा ने डोर खोला और सेई ने पूछा कि क्या मिंगयोंग को टुडे नाइट रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम है। मिंगयोंग ने रिप्लाई किया कि बेड शेयर करना उनके बचपन की मेमोरीज लाता है, इसलिए वो रहेगी। उसने सोचा कि कितने साल बीत गए होंगे तब से। सेई हंसी के साथ बोली कि उसे तो याद भी नहीं कि कितना टाइम हो गया। थोड़ी देर बाद सेई ने बोला कि वो बचपन से साथ है, पर उसने कभी मिंगयोंग को इस तरह स्ट्रगल करते नहीं देखा। उसने पूछा कि क्या हो रहा है। मिंगयोंग ने जवाब दिया कि सब सेम ही है जैसे सबके साथ होता है, बस कुछ खास नहीं। सेई ने कहा कि वो ये सुनकर खुश है, पर मिंगयोंग ने पूछा कि क्यों। सेई ने एक्सप्लेन किया कि वो हमेशा उसकी चिंता करती थी, क्योंकि लगता था कि मिंगयोंग ने काफ़ी टाइम तक अपनी फीलिंग्स इग्नोर की थीं। उसे नहीं पता था क्या चल रहा है, पर उसने एनकरेज किया कि मिंगयोंग मोमेंट को फील करे जैसे सब करते हैं। सेई सो गई, पर मिंगयोंग काफ़ी देर तक जागती रही। उसने आंखें बंद की और उसकी बातों पर रिफ्लेक्ट किया। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो गया। कैंडिडेट स्टाफ कंप्लेन कर रहे थे कि वो दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए। उन्हें कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि ट्रेनिंग इतनी टफ होगी। एक गर्ल बोली कि वो तो जॉब स्टार्ट करने से पहले ही रिज़ाइन करने का प्लान कर चुकी थी, जबकि दूसरी रो पड़ी, बोलते हुए कि वो अपने लास्ट डे पर भी रो देगी। तीसरी ने उसे एनकरेज किया कि वो कर सकती है। एक गर्ल ने पूछा कि क्या मिंगयोंग उन्हें पैथेटिक समझती है। मिंगयोंग ने तुरंत मना कर दिया, पूछते हुए कि वो ऐसा क्यों सोचेगी। गर्ल ने रिमार्क किया कि मिंगयोंग हर काम में एक्सेल करती है। उसका खुद से धोखा ना करना या सेल्फ बिट्रेयल लेवल परफेक्ट है और उसका मेंटल मैनेजमेंट इम्प्रेसिव है। प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि वो अमेजिंग है, पर मिंगयोंग ने डिसएग्री किया, बोलते हुए कि वो कोई खास शार्प नहीं है। एक और गर्ल ने पूछा कि क्या मिंगयोंग फियरलेस है, तब भी उसके जैसे इंसान के साथ ठीक से रह पाती है। गर्ल्स एक्साइटेडली बातें करने लगी कि उनके लिए कितना अमेजिंग था किसी ऐसे इंसान से मिलना जिसके बारे में वो सिर्फ सुनते आए थे। एक ने मेंशन किया कि स्कूल में उसका फैन क्लब भी था और वो टीके का प्रिंस था। मिंगयोंग खोई सी थी और पूछा कि वो किसकी बात कर रही हैं। एक गर्ल ने पूछा कि क्या उसे नहीं पता। मिंगयोंग ने रिप्लाई किया कि शायद उसने सुना था, पर पढ़ाई में फोकस के चक्कर में सब याद धुंधला पड़ गया था। गर्ल ने एक्सप्लेन किया कि वो कुछ सिलेब से भी ज्यादा पॉपुलर था अपने पियर्स में। अगर ध्यान से देखे तो शायद ऑनलाइन कोई फोटो भी मिल जाए। उसकी स्किन बहुत फेयर थी, काफ़ी गर्ल से भी प्रिटी, और एक ऐसी यूनिक ऑरा थी जो उसे अलग बनाती थी। वो एक मॉडल स्टूडेंट था, मॉम्स का फेवरेट। कभी कभी न्यूज़ आर्टिकल्स में उसकी स्माइल दिखती थी और लोग उसकी फ़ोटो बाइंडर्स में रखते थे। टीवी या न्यूज़ में लेटली नहीं दिखने की वजह से लोग उसे थोड़ा भूल गए थे, पर वो एक बहुत अच्छी मेमोरी थी। मिंगयोंग ने कहा कि गर्ल्स तो बिल्कुल फैंस की तरह बिहेव कर रही थी, क्योंकि उन्हें उसके बारे में सब पता था। गर्ल ने एडमिट किया कि वो फैन नहीं थी, पर हाँ, उसकी कुछ फैंटेसी ज़रूर थी उस तक। उस वक्त सिंडरेला स्टाइल मूवीज़ और ड्रामास बहुत पॉपुलर थे। एक और गर्ल हंसी, बोलते हुए कि ये तो बॉयज़ ओवर फ्लावर्स जैसा था, पर पहली गर्ल ने मना किया, बोलते हुए कि ड्रामा तो ड्रामा ही होता है। तो दोस्तों, ये रहा आज के वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।